हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टडी हब। हमने टीजीटी, पीजीटी और केवीएस एग्जाम्स में ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की है। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है। ए, अधिकेंद्र, बी, उद्गम केंद्र या फोकस, सी, केंद्र यानी सेंटर, या डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ भूकंप के सर्वाधिक प्रभाव में एक चीज जानने योग्य है कि यदि ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह के नीचे यानी कि अंदर कोई एक ऐसा बिंदु होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, और जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ से पी और एस तरंगे निकलती हैं। इस बिंदु को जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है इसे कहा जाता है फोकस या उद्गम केंद्र। और जहां पर पी और एस सबसे पहले टकराती हैं उस जगह पर भूकंप सर्वप्रथम महसूस होता है। यानी कि इस जगह पर जहां पर भूकंप सर्वप्रथम महसूस होता है ये बिंदु कहलाता है अधिकेंद्र, जिसे इंग्लिश में एपिसेंटर कह दिया जाता है। क्योंकि P और S इस पर सर्वप्रथम टकराती हैं, यहाँ P और S की तीव्रता सर्वाधिक होती है और यही कारण है कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव इसी अधिकेंद्र पर होगा। तो हमारा आंसर होगा A यानी कि अधिकेंद्र। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र यानी कि फोकस कहा जाता है या भूकंप मूल भी कहते हैं। धरातल पर जहां भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं या एपिसेंटर कहते हैं। यहीं पर भूकंप का प्रभाव भी सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित नहीं है। ए, परिप्रशांत मेखला जो प्रशांत महासागर के लगभग चारों ओर है। बी, पूर्वी अफ्रीकी मेखला। सी, मध्य महाद्वीपीय मेखला, या डी, मध्य अटलांटिक मेखला। आंसर सोच सकते हैं आप लोग। ज्वालामुखी और भूकंप के साथ साथ वितरण से संबंधित आंसर है बी यानी कि पूर्वी अफ्रीकी मेखला, जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में देखने को मिलती है जहां एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। परिप्रशांत मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला एवं मध्य अटलांटिक मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित हैं। बस पूर्वी अफ्रीकी मेखला इसमें शामिल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भूकंप व ज्वालामुखी साथ साथ पाए जाते हैं, परंतु वे सदैव आवश्यक नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, यहीं पर जो रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ है ये उसके बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण साथ साथ में नहीं पाया जाता। हालांकि प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार जहां जहां प्लेटों में संचलन होता है वहां वहां भूकंप व ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं, किंतु यह सदैव संभव नहीं है कि प्रत्येक स्थान पर भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण साथ साथ पाया जाए, और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है पूर्वी अफ्रीकी मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। ए, मर्केली स्केल, बी, रिक्टर पैमाना, सी,
दोनों, या डी बैरोमीटर? आंसर सोच सकते हैं आप लोग। आंसर है ए यानी मरकली पैमाना। भूकंप का मापन मरकली पैमाना पर होता है। यह मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव के विनाशकारी प्रभाव आदि पर निर्भर करता है। किसी भूकंप का परिमाण उसके द्वारा मुक्त की गई ऊर्जा की माप है। यह भूकंपीय तरंगों के आयाम, त्वरण, आवृत्ति तथा कई अन्य गणितीय बातों पर आधारित होता है। भूकंप के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन से साफ जाहिर है कि यदि भूकंप के परिमाण की बात की जाएगी तो हम रिक्टर पैमाने को आंसर लगाएंगे, जिसमें हम 0 से 9 के बीच में भूकंप के परिमाण की माप करते हैं। लेकिन अगर हमसे भूकंप का मापन या भूकंप की तीव्रता का मापन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारा आंसर मर्कली पैमाना होगा, जिसमें मर्कली ने मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव को विनाश से संबंधित करके एक पैमाना तैयार किया था और उसमें भूकंप की तीव्रता को, उसे भूकंप की तीव्रता को मापने का पैमाना आप कहेंगे। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। अब यहाँ पर भूकंप की प्रबलता की बात हो रही है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, जो इससे पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था यहाँ पर वही लागू होगा। ए एनीमोमीटर द्वारा, बी वर्नियर मापनी द्वारा, सी प्लेनोमीटर द्वारा, या डी रिक्टर मापनी द्वारा। आंसर स्पष्ट है, आंसर है डी यानी रिक्टर मापनी द्वारा। भूकंप की प्रबलता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जिसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है। इसमें 0 सबसे कम प्रबलता और 9 सर्वाधिक प्रबलता को दर्शाता है। प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता को दर्शाती है। यानी कि अगर किसी स्थान पर 3 तीव्रता का भूकंप आता है और किसी स्थान पर 4 तीव्रता का भूकंप आता है, तो यहाँ और यहाँ के भूकंप में 10 गुना अधिक तीव्रता का अंतर होगा, क्योंकि प्रत्येक अगली इकाई 10 गुना अधिक तीव्रता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। ए 840 किलोमीटर 840 मीटर, बी 900 मीटर, सी 950 मीटर 950 मीटर, या डी 925 925 मीटर। आंसर सोच लीजिए। आंसर है ए 840 मीटर। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई 840 मीटर है, जबकि महासागरीय खड्ड की औसत गहराई 3800 मीटर है। थल क्षेत्र की औसत 840 मीटर और महासागरीय खड्ड की औसत गहराई 3800 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का उदाहरण है? प्लेट विवर्तनिकी से क्वेश्चन। ए प्रशांत प्लेट, बी कोकोस प्लेट, सी नाज़का प्लेट, या डी फिलीपींस प्लेट। आंसर सोच सकते हैं आप लोग। इसे एक मैप के द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। जैसे कि इस मैप में अलग अलग प्लेट्स को दर्शाया गया है। रशिया और एशिया का भाग जिस प्लेट में है उसे यूरेशियन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भाग ऑस्ट्रेलियन प्लेट
इंडियन प्लेट उसी से कनेक्टेड, ये अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है पैसिफिक प्लेट। दिस इज पैसिफिक प्लेट। यानी कि हम कह सकते हैं कि पैसिफिक प्लेट एक बड़ी प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक बड़ी प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट एक बड़ी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सभी बड़ी प्लेट्स हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दी गई बाकी सभी प्लेट, चाहे वो कोकोस प्लेट हो, नास्का प्लेट हो या फिलीपींस प्लेट हो, ये तीनों ही छोटी प्लेट्स हैं। इनकी लोकेशन भी हम देख सकते हैं। नास्का प्लेट, फिलीपींस प्लेट यहाँ पैसिफिक ओशन के पास है, तो नास्का प्लेट, फिलीपींस प्लेट एंड कोकोस प्लेट जो कि नास्का प्लेट के ठीक नॉर्थ में यहाँ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। तो हमारे आंसर में सही आंसर्स होगा, सभी ऑप्शंस में सही आंसर होगा ए यानी कि प्रशांत प्लेट। कोकोस, नास्का, अरेबियन, फिलीपींस, कैरेबियन प्लेटों को छोटी प्लेटों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि बड़ी प्लेटों में हमने देख लिया पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। ए, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, बी, भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, सी, पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से, या डी, भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से। आंसर सोच सकते हैं आप लोग। सही आंसर है ए यानी कि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन में हम अल्फ्रेड वैगनर द्वारा दिए गए इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। ए, पहला, प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर भौगोलिक एकरूपता प्रदर्शित की, जिसे उन्होंने साम्य स्थापना कहा। उन्होंने वृहद महाद्वीप को पेंजिया और वृहद महासागर को पेंथालासा नाम दिया। वृहद महाद्वीप को पेंजिया और वृहद महासागर को पेंथालासा नाम दिया। महाद्वीप के उत्तर व दक्षिण दिशा में टूटने एवं संचलन के कारण महाद्वीपों तथा महासागरों के अभिनव स्वरूप का विकास हुआ। ये पेंजिया जैसे जैसे समय बीता ये पेंजिया टूटा। उत्तर और दक्षिण दिशा में टूटने और संचलन के कारण ही वर्तमान में जो महाद्वीपों और महासागरों का अभिनव स्वरूप है, ये इसका विकास हो पाया। पेंजिया के टूटने का कारण गुरुत्व बल, प्लवनशीलता तथा ज्वारीय बल को माना गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं कि पेंजिया के टूटने का कारण अल्फ्रेड वैगनर द्वारा किसको बताया गया, तो यह है गुरुत्व बल, प्लवनशीलता और ज्वारीय बल। यानी कि आप कह सकते हैं कि अल्फ्रेड वैगनर ने सभी स्थलखंड जो आज हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स यानी अलग अलग महाद्वीपों के रूप में दिखाई देते हैं, उन्हें एक कंबाइंड लैंड, ग्रेट लैंड जो था उसे पेंजिया माना और उसके चारों ओर पाए जाने वाले पानी या समुद्री भाग को उन्होंने पेंथालासा नाम दिया। उसके बाद गुरुत्व बल, प्लवनशीलता और ज्वारीय बल के कारण ये पेंजिया उत्तर दक्षिण और कई भागों में टूटा और इसके संचलन से अलग अलग दिशाओं में गया और
वर्तमान में जो महाद्वीप एवं महासागरों की अवस्थिति है उसका विकास इसी पेंजिया के टूटने के कारण हो पाया। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम था ए पेंजिया, बी पेंथालासा, सी लॉरेंशिया या डी ऑस्ट्रेलेशिया। तो अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था, आंसर सभी को पता है, आंसर बी यानी कि पेंथालासा। मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था, मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, मलाया। बी वेनिस, रूस, भारत, मलाया, चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया। वेनिस, मध्य एशिया, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मलाया, चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सोच सकते हैं, मार्को पोलो ने एशिया के कई भागों की यात्रा की थी। आंसर है ए यानी कि वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया और मलाया। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी का प्रथम यात्री था जिसने समस्त एशिया के पश्चिम से पूर्व की ओर मार्ग को खोजा था और एशिया के विभिन्न भागों की यात्रा उन्होंने इस सीक्वेंस में यानी इस क्रम में की थी। वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया और मलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देश और राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित देश और राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है, यानी जो युग्म सुमेलित नहीं है आपको उसको चुनना है। ए चेकोस्लोवाकिया, राजधानी प्राग। बी डेनमार्क, राजधानी कोपेनहेगन। सी इथोपिया, राजधानी सुवा या डी उत्तरी कोरिया, राजधानी प्योंगयांग। आंसर स्पष्ट है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी हमें सभी मुख्य देशों की राजधानी निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। आंसर है इथोपिया सुवा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सुवा फिजी की राजधानी है, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, तो ये जो ऑप्शन था ये सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है भारत की नर्मदा घाटी, दक्षिणी कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जॉर्डन नदी की घाटी या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी। आंसर है ए भारत की नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? यानी कि किसी भी सतह पर अगर दो भ्रंश बन जाएं और एक उठा हुआ भाग रह जाए और अन्य दो भाग नीचे की ओर सरक जाएं, तो इस उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? ए अवशिष्ट पर्वत, बी वलित पर्वत, सी ब्लॉक पर्वत या डी होस्ट पर्वत। होस्ट पर्वत। आंसर स्पष्ट है, सी यानी कि ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्ति के द्वारा होता है। ये पर्वत दो समानांतर भ्रंशों के मध्य स्थित होते हैं
जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। उठे हुए स्थलखंड को ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत भी कहा जाता है। उठे हुए पर्वत को ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? ए एंडीज, बी हिमालय, सी ब्लैक फॉरेस्ट या डी आल्प्स। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? एंडीज, हिमालय, ब्लैक फॉरेस्ट या आल्प्स। आंसर सोच सकते हैं आप। आंसर है सी यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि वो एक ब्लॉक माउंटेन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एंडीज, हिमालय, आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह जर्मनी में स्थित है। यह जर्मनी में स्थित है। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। जैसे हमने जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट देखा, ये एक ब्लॉक पर्वत है, ऐसे ही अलग अलग देशों में ब्लॉक पर्वत देखने को मिलते हैं। जैसे भारत में सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है, मैकाल एक ब्लॉक माउंटेन है। अगर सभी विश्व के सभी ब्लॉक पर्वत की तुलना की जाए तो जो कैलिफोर्निया का यूएसए का सियरा नेवादा है वो विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूराल पर्वत किस श्रेणी के पर्वत है? यूराल पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है? ए नवीन पर्वत, बी जटिल पर्वत, सी सरल वलित या डी प्राचीन वलित। यूराल पर्वत के बारे में बात हो रही है। आंसर सोच सकते हैं आप लोग। आंसर है डी यानी कि प्राचीन वलित। पर्वतों को उनकी निर्माण क्रम और उनके आयु के आधार पर, कितने प्राचीन वो हैं, इस आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से यूराल जो है वो प्राचीन पर्वत की श्रेणी में आता है। यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी का पर्वत है। यह रूस में स्थित है। यह पर्वत श्रेणी यूरोप और एशिया महाद्वीप के सीमा का निर्धारण करती है। तो ये सबसे विशेष बात जो है यूराल पर्वत की है वो ये कि यूराल पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा का निर्धारण यूराल पर्वत करता है। वलित पर्वत दो प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित अपलेशियन पर्वत प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि हिमालय, रॉकी नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जितने भी पर्वत हमने देखे उनमें से यूराल जो है वो निश्चित रूप से प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की छत कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है। ए हिमालय पर्वत को, बी रॉकी पर्वत को, सी मैक्सिको के पठार को या डी पामीर के पठार को। संसार की छत, आंसर सोच सकते हैं आप लोग। आंसर है डी यानी पामीर के पठार को। पामीर के पठार को संसार की छत शब्द से परिभाषित किया जाता है। पामीर के पठार को संसार की छत शब्द से परिभाषित किया जाता है। पठारों में, नेक्स्ट क्वेश्चन, पठारों में व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय है। पठारों में व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय है। ए कृषि, बी पशुपालन, सी खनन या डी मत्स्य पालन। पठारों पर व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं हो सकता,
क्योंकि वहाँ पर कृषि बहुत उत्तम दशा में नहीं हो पाएगी। तो हमारा आंसर होगा बी यानी कि पशुपालन। पठारों में व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता है, जबकि मैदानों में कृषि प्राथमिक गतिविधि व्यवसाय है। मैदानों में कृषि होगी लेकिन पठारों में पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपास या स्टेपीज हैं? पंपास या स्टेपीज हैं? ए, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, बी, निम्न अक्षांशीय घास के मैदान, सी, उपय अक्षांशीय घास के मैदान, या डी, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आंसर है ए यानी कि मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। पंपास व स्टेपीज मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास के मैदानों का विकास होता है, जिनके नाम अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग हैं। इनके नाम एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि ये क्या है, ये मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में होगा ए यानी ये मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों के नाम है पंपास और स्टेपीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है यानी कि गलत है? पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में, लानोज चिली में। तो ये तीनों मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और लैनोज उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ये चिली में नहीं है, यानी हमारा आंसर होगा यही कि ये चिली में नहीं है, यानी कि आंसर डी इज नॉट, ये सुमेलित नहीं है। वेनेजुएला में सवाना घास बायोम को लानोस कहा जाता है, यानी कि ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि वेनेजुएला में है, ना कि आपका चिली में। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। बाकी जो जितने भी दिए हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं जो मध्य अक्षांशीय आर्द्र व आर्द्र शुष्क जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ए नाइजर, बी नील नदी, सी जायरे या डी लिम्पोपो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? इसे अफ्रीका के मैप में हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये है हमारी कॉन्गो या जायरे जिसे बोलते हैं। ये नदी है लिम्पोपो, ये नदी है नाइजर और ये नदी है नील। एक्सक्यूज मी। तो इनमें से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अगर ये विषुवत रेखा है तो कॉन्गो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगर लिम्पोपो की बात करें तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो सही आंसर होगा सी यानी कि जायरे। कॉन्गो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी नील नदी है। लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी नील नदी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका के लगभग 6,650 किलोमीटर की दूरी में प्रवाहित होती है। तो 2 चीजें हमें यहाँ से पता चली, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी और कॉन्गो या जायरो
जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे, आगे ऑप्शन दिए हैं, चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है या छोटी नदी है। और अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। आसवान बांध व नासिर झील नील नदी पर स्थित है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जब इजिप्ट यानी कि मिस्र में पहुंचती है, यहाँ इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है आसवान बांध, आसवान डैम। और इसी आसवान बांध के पीछे निर्मित मानव निर्मित जलाशय है जिसे नासिर लेक के नाम से जाना जाता है, नासिर झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको की सीमा कौन सी नदी बनाती है या कौन सी नदी वहां पर बहती है? ए ओरिनिको, बी टेनेसी, सी रियो ग्रांडे या डी कोलोराडो। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच जो नदी प्रवाहित होती है वो है सी यानी कि रियो ग्रांडे, जो कि यूएसए और मेक्सिको की सीमा भी बनाती है।